Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Beta, today we are going to take geography, chapter number 3rd of second book, or Human Development Index in India. Human Development Index in India. मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है HDI, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HDI। HDI के बारे में अपन बात करेंगे तो HDI जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। फिर गवर्नमेंट जो है इसमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस HDI को स्टेट लेवल पे लागू करती है। हर स्टेट का सेपरेट किया जाता है और स्टेट के अलावा हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है और डिस्ट्रिक्ट अपने जो पंचायत समिति वगैरह है उस पर अलग अलग पे भी करके रखती है ताकि पता चल जाए कमी कहाँ पर है। इससे करने से, सब डिवाइडेड करने से कहाँ कमी है वो इजीली कंसिडर हो जाती है, पता चल जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंडिया में, मैंने बताया, लिटरेसी रेट पर पूरी तरीके से डिपेंड रहता है। जो स्टेट जितना लिटरेट होगा उतना ही वो एरिया HDI में ऊपर होता है। In the backdrop of the above mentioned important indicator, the Planning Commission calculate the Human Development Index by taking state and union territory as the unit of analysis. India has been placed among the country showing medium human development. जो इंडिया का जो वर्ल्ड में जो प्लेस है वो मीडियम में आ जाता है, ना ज्यादा हाई में है ना इंडिया लो में कैलकुलेट किया जाता है। What is the rank of India among the 172 country of the world? तो इंडिया as indicate in table 3.4, Kerala with the composite index value of 790 is placed at the top rank, followed by Delhi, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैंने पहले भी बताया था लिटरेसी रेट जो है वो डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इसको कंसीडर करते हैं। प्लस में कोई स्टेट कितना अपने पीपल्स पे वेलफेयर पे एक्सपेंस करता है, पीपल्स के लिए से पार्क वगैरह प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक्सेस टू रिसोर्सेज करना, इन्हीं पे ही वो स्टेट अप होता है। As expected, state like Bihar, Odisha and Chhattisgarh are at the bottom the 23 major states in India। जो 23 जो स्टेट्स हैं उनमें इसको कैलकुलेट किया गया है, जिसमें से बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को डाउन में लिया गया है। यानी कि यहाँ की पीपल की जो कंडीशन है HDI के अकॉर्डिंग बहुत ही खराब है। There are several social, political, economic and historical reasons for such a state of affairs। जब देखा जाता है कि भाई क्यों कोई स्टेट पीछे है कोई स्टेट कैसे फॉरवर्ड है, तो हिस्टोरिकल फैक्टर देखा जाता है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मतलब हो गया हिस्ट्री में या एंशिएंट टाइम पीरियड में इस स्टेट की क्या कंडीशन थी। यहाँ पे जैसे क्या ये कोई कॉलोनियल स्टेट था, कोई कॉलोनियल कोई इंपॉर्टेंट सिटी था, तो बेटा वो जल्दी से डेवलप कर जाता है। और कोई पर्टिकुलर जो प्लेस है वो ऐसी सिटी से जो काफ़ी दूरी पर रहती है, तो वहाँ के जो पीपल्स हैं वो इतने एडवांस नहीं हो पाते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उस एरिया को डेवलप नहीं करना चाहते। जैसे कहा जाता है कि जो बिहार में जो लालू जी थे वो अपने पीपल्स को इलिटरेट ही रखना चाहते थे, कि वो सोचते थे कि इलिटरेट रहेंगे तो जैसा मैं कहूँगा वैसा करेंगे। और मैंने शायद आपको एक स्टेटमेंट भी सुनाया था किसी पॉलिटिकल लीडर का, उन्होंने कहा था डैम बनाने से क्या होता है, मतलब कि वो पीपल्स को एडवांस टेक्नोलॉजी से मेल मिलाप ही नहीं करना देना चाहते थे। जैसे डैम जो थे, डैम किस लिए बनाए गए थे, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी जो है थ्रू आउट द ईयर मिल सके, इसीलिए प्लस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। और जो कुछ पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने सोचा यार डैम बनेंगे तो बाहर का जो पीपल है वो इस एरिया के अंदर आएगा तो उसका इंटरेक्शन पीपल्स के साथ में होगा, कुछ पीपल जो है इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे तो उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा जो उनके लिए डेंजर वाला काम है। तो इन्होंने क्या कहा, पीपल्स को क्या कहते हैं, अरे डैम बनाने से क्या होगा, डैम बनाने से कुछ नहीं होता है, डैम बनाएंगे पानी में से बिजली निकाल लेंगे तो उस पानी की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी,
तो वो फसल कैसे खड़ी करेगी। ऐसी ऐसी बातें करते थे, सुनाया भी होगा मैंने। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब हो गया कोई एरिया कितना एडवांस, जैसे मान लीजिए वहां पे कोई माइंस वगैरह है, कोई इंडस्ट्रियल रीजन है, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, यानी कि या अच्छा एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आ जाता है। तो वो एरिया जल्दी या तेजी से डेवलप हो जाते हैं। Reason for such a state of affair: Kerala is able to record the highest value in the HDI, largely due to the impressive performance in achieving near 100% literacy. जो केरल से था 100% लिटरेसी रेट गेन कर लिया। In different scenario, the state like Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, Assam and Uttar Pradesh have very low literacy rate. States showing higher total literacy rate have less gap between the male and female literacy rate. States showing the higher total literacy rate have less gap. जो हायर मतलब कि कुछ जहाँ स्टेट्स ऐसे हैं जो लिटरेसी रेट में अच्छे हैं, तो उनमें मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में जो गैप है वो भी बहुत कम है, यानी कि वो मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं समझते। Apart from the education attainment, the level of economic development to play significant impact on HDI। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लिटरेसी रेट तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद में हम लोग हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर देखते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है किसी स्टेट की, जैसे वहां पे हो सकता है मिनरल्स निकलते हो, एग्रीकल्चर लैंड अच्छी हो, तो क्या होता है वो स्टेट डेवलप कर जाता है, पीपल्स के पास में पैसा आ जाता है। पीपल में जब पैसा आता है तो वहां पे अच्छे स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं गवर्नमेंट के, इस तरीके से तो आगे आ जाता है। Economically developed states like Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab and Haryana have higher value of HDI as compared to states like Chhattisgarh, Bihar, Madhya Pradesh, etc. इन स्टेट के साथ में जब कंपैरिजन करते हैं तो इनकी कंडीशन और भी अच्छी आ जाती है। Regional distortions and social disparity which developed during the colonial period continue to play an important role in the Indian economy, polity and society. Regional distortion यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन को बैकवर्ड कर देना है, सोशल डिस्पैरिटीज बना के रखना, यह भी एक रीजन था किसी भी एरिया को बैकवर्ड करने के लिए। और यह कब से, कॉलोनी वाले टाइम से हो। किसी अंग्रेजों ने किसी एरिया पे ध्यान नहीं दिया या जानबूझ के किसी एरिया को पिछड़ा रखा, तो वहां पे वही सिस्टम आज भी बना हुआ है। The government of India has made concerted efforts to institutionalize the balanced development with its main focus on social distribution justice through planned development। अब सुनो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जैसे मैंने आपको बताया एसडीआई जो है पहले इंडिया लेवल पे किया जाता है, फिर इसको स्टेट लेवल पे किया जाता है, फिर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में भी इसको पंचायत समिति वाले लेवल पे भी चेक किया जाता है ताकि पता चल सके कहाँ पर कमी है। तो इस तरीके से जब करके रखते हैं तो सोसाइटी में कहाँ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट खुद चाहती है कि सभी को इक्वल जस्टिस मिले, सभी को इक्वल राइट्स वगैरह मिले। It has made significant achievement in most of the field, but these are still below the desired level। हालांकि हम गवर्नमेंट ने जब ऐसे स्टेप्स उठाए, हमारी कंडीशंस पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारा डिजायर्ड लेवल था, जो हम चाहते हैं जिस लेवल पर हम पहुंचे, उस लेवल तक हम नहीं पहुंचे। पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन आ जाता है कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इनमें कोरिलेशन यह है, जिस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी एनवायरमेंट खराब होगा और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, किसी एरिया की पॉपुलेशन कम है, एनवायरमेंट अच्छा रहेगा उस एरिया, तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 4 बच्चे ही हैं, मैंने फैन का एग्जांपल दिया था, 4 बच्चे हैं, पॉल्यूशन भी क्लास में कम होगा, और उन 4 बच्चों के लिए 4 फैन लगे हुए हैं, और उसी क्लास में अगर 40 बच्चे हो जाएंगे तो डेवलपमेंट तो वैसा ही रहेगा, 4 फैन ही, यानी कि ग्रोथ रहेगी, 4 फैन ही रहेंगे, कूलर या एसी नहीं लगेगा उनके लिए। और जबकि क्लास में पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, गार्बेज भी हो जाएगा, गंदगी वगैरह भी क्लास के अंदर फैलती रहेगी। तो डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इज ए कॉम्प्लेक्स
कॉन्सेप्ट अंडरलाइन कर लो इसको। डेवलपमेंट जो है सामान्य और ह्यूमन डेवलपमेंट इन ए पर्टिकुलर, इससे कॉम्प्लेक्स बहुत ही जटिल समस्या है। डेवलपमेंट होना कोई आम बात है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट करना वो बहुत ही जटिल बात आ जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा। डेवलपमेंट तो आप किसी को भी बोल सकते हो। डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने कोई ब्रिजेस बना दिए, डैम्स बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ये डेवलपमेंट है। लेकिन यह डेवलपमेंट को आप ह्यूमन के साथ को रिलेट करें कि हमने डेवलपमेंट किया है, लेकिन इस डेवलपमेंट से ह्यूमन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इसी को अपन ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। और वो ह्यूमन इस डेवलपमेंट की वजह से इजीली एक्सेस टू रिसोर्सेज हो रहा है, लिटरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था, आगे उसको अंडरलाइन कर लेना। यूज इन सोशल साइंस, it is complex because for age it was thought that development is a substantive concept, and once it achieved it will address all the social, cultural, environment ill of the society। एक बार जब हम डेवलपमेंट को गेन कर लेते हैं तो सोसाइटी में ये चीजें भी आ जाती हैं। एज फॉर एजेस का मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जब ह्यूमन एस्टेब्लिश हुआ था अर्थ के ऊपर, तो हमारे सामने ग्लेशियर डिप्लीशंस नहीं था, ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, ये नहीं था। ये हमारे डेवलपमेंट होने के बाद में जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता गया उसके अकॉर्डिंग ये आया। Development has brought in significant improvement in the quality of life in more than one way, but increasing regional disparity, social inequality, discrimination, deprivation, displacement of people, abuse of human rights, and undermining human value and environment degradation have also increased। जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट्स किए हैं तो हमने साथ साथ में ये चीजें भी डेवलप करी हैं। सोशल इनइक्वलिटी लोग बागों के अंदर है आज है। रीजनल डिस्पैरिटी, एक एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है, दूसरा एरिया उस एरिया के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए एक चीज और है, सिविल सोसाइटी की बात करेंगे। कॉन्सिडरली द ग्रेविटी एंड sensitivity of this issue involved the UNDP in its Human Development Report 1993। ये जो रिपोर्ट है 1993 में आई, और ये सारी चीज आई, हर कंट्री अपने डेवलपमेंट्स को लेके अपने सीना चौड़ा करके बैठा था। तो UNDP ने कहा क्या चौड़ा करके बैठे हो, डेवलप कर रहे हो। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास में न्यूक्लियर पावर है। डेवलपमेंट के साथ साथ में आप लोगों ने ये चीजें भी डेवलप कर ली हैं अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अमेंड सम ऑफ द इम्प्लिसिट बायसेस एंड प्रीजुडिस व्हिच आर entrenched in the concept of development। Pupil participation and their security were the major issue in Human Development Report। People participation, कि people है वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पहले गांव में पीपल एक आवाज पे ही सारे खड़े हो जाते थे, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है। और ह्यूमन की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। जब आप न्यूक्लियर पावर बना रहे हो, एक से एक अच्छे वेपन्स बना रहे हो, तो इसमें ह्यूमन की जो सेफ्टी है उसको खतरा हो गया है। इट ऑल्सो emphasizes on the progressive democratization and increasing empowerment of people as minimum condition for human development। ह्यूमन डेवलपमेंट की मिनिमम कंडीशन यह है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और पीपल वहां पर एम्पावरमेंट मिले, उसको एनकरेज किया जाए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, द रिपोर्ट रिकॉग्नाइज ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव रोल्स ऑफ सिविल सोसाइटी इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सिविल सोसाइटी ने अपने कुछ दिए थे, उसने ये कहा था कि सिविल सोसाइटी की बात मानी जाएगी तो सिविल सोसाइटी की बात मानने पर क्या होगा, पीस और ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। सिविल सोसाइटी ये कहती है कि जितना पैसा आपने अपने वेपन्स पे खर्च किया है, उतना ही पैसा अगर आपने पीपल्स के वेलफेयर में खर्च किया होता तो ज्यादा डेवलप होते आप लोग। सिविल सोसाइटी शुड वर्क फॉर बिल्डिंग अप ओपिनियन फॉर रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, demobilization and armed force,
transition from defense to production of basic goods and service, and particularly disarmament and reduction in the nuclear warhead by the developed country. उन्होंने कह दिया ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, हमने बनाया, हमको देख के किसी दूसरे ने बनाया, हम उस पर डालेंगे, वो हमारे पे डाल देगा, किस्सा खत्म हो रहा है. In nuclearized world, peace and well-being are major global concern. न्यूक्लियर पावर बनती जा रही है जिसकी वजह से शांति के लिए खतरा है. At the other extreme of this approach lie the view expressed by the new Malthusian, underline कर लेना इसको, environment and radical ecologist थे ये. इन्होंने क्या कहा? They believe that for a happy and peaceful social life, proper balance between population resource is necessary condition. इन्होंने कहा था कि अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा. साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू दिस थिंकर द गैप बिटवीन द रिसोर्स एंड पॉपुलेशन वाइडन आफ्टर 18th century. इनमें 18th century के बाद में इनमें गैप तेजी से आया क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी और रिसोर्सेज हमारे तेजी से डाउन में आए. There have been marginal expansion in the resources of the world in the last 300 years, but there has been phenomenal growth in the human population. Development has only contributed in increasing the multiple use of the limited resource. Development ने क्या किया? Multiple use चालू कर दिए हैं. इन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कैसे करना है ये सिर्फ डेवलपमेंट ने हमको बताया है. Of the world, while there has been enormous increase in the demand for the resources, therefore the prime task before any development activity is to maintain partially between population and resources. अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा. स्कॉलर, दूसरे स्कॉलर थे, अंडरलाइन कर लो, ये पूछ लेते हैं कि कौन से स्कॉलर ने कौन सी थ्योरी दी थी. इसके अलावा एक सर रॉबर्ट माल्थस थे. फर्स्ट one to voice his concern about the growing scarcity of the resources as compared to the human population. वो पहले बंदे थे जिन्होंने जैसे हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोसाइटी के अंदर डिजीज आएंगे, बीमारी वगैरह आएगी जो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी. कोविड अब चल रहा है, कोरोना वायरस, उसी का एक रिजल्ट मान लेते हैं ये लोग. Apparently, the argument look logic and convincing, but a critical look will reveal certain intrinsic flaws, such as resources are not a neutral category. It is not the availability of the resources that is important as the social distribution. Resources everywhere are unevenly distributed. Rich country and people have access to large resources basket while the poor find their resources shrinking. जो रिच सेक्शन है, रिचर कंट्री हैं, वो अपने रिसोर्सेज को तेजी से यूज कर रहे हैं और जो पुअर हैं उनके रिसोर्सेज तेजी से सिकुड़ रहे हैं. Unending pursuit for the control of more and more resources by the powerful and use of the same for exhibiting one prowess is the prime cause of conflict as well as the apparent contradiction between the population, resource and development. जो कुछ डेवलप कंट्री हैं वो दूसरे कंट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार कर रहे हैं ताकि उनके रिसोर्सेज अपने, कुछ डेवलप कंट्री अपने रिसोर्सेज को नहीं छेड़ रहे हैं. उनको पता है हमारे रिसोर्सेज तो हम कभी भी यूज़ कर लेंगे, वो दूसरों के रिसोर्सेज को यूज़ करने में लगे हुए हैं. इसी तरह लड़ाइयाँ हो रही हैं. इंडियन culture and civilization have been very sensitive to the issue of population, resource and development for a long time. It would not be incorrect to say that ancient scripture were essentially concerned about the balance and harmony among the elements of nature. ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो बहुत पहले से इस इशू के ऊपर कंसर्न था. उसने रिसोर्स, डेवलपमेंट और पॉपुलेशन के बीच में सिस्टम बैठाने की कोशिश करी. ठीक है. Mahatma Gandhi in the recent time advocate the reinforcement of harmony and the balance between the two. It was quite apprehensive about the ongoing development, particularly the way
इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द लॉस ऑफ मॉरलिटी, spirituality, self-reliance, non-violence and mutual cooperation and the environment। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने शुरू से ही कहा था कि हमें इन सभी के बीच में कॉम्बिनेशन बैठाना चाहिए। In his opinion, austerity of individual, trusteeship of social wealth and non-violence are the key to attain higher goals in the life of individual as well as that of a nation। उन्होंने कहा था कि हमें non-violence का इस्तेमाल करना है। His view were also recorded in the Club of Rome report limits to growth। इस बुक में उनके बारे में लिखा गया है। स्कल्पचर बुक जो थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में आई थी। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर एंड फाइनली द एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस जो 1993 में थी। यानी कि इतनी सारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट्स को लेकर, इन परेशानियों को लेकर।